अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। हम बहुत सारी खबरें वैसे हमने तैयार की हुई थी आपके लिए, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हम सबका बहुत ही बुरा हाल है। बहुत दुख की बात है, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक। और ज़ुहैब, आई एम जस्ट स्पीचलेस। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो खबरें देख रही थी मंडे को आपके सामने आते हैं तो काफ़ी तैयारी हम करके आते हैं और बहुत सी चीज़ें शो में शामिल करते हैं, लेकिन बस हम शो के लिए खड़े हुए थे और बताना था ज़ाहिर एक माहौल आपको पता है कि हमारा कैसा होता है, लेकिन एक खबर आ गई और बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले को नाकाम बनाया हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने। 3 खुदकुश बम्बार थे बताया जा रहा है। अभी तक की जो तहकीकात हुई उसके मुताबिक एक खुदकुश हमलावर गेट पर पहुंचा एफसी हेडक्वार्टर के और वहां उसने खुद को धमाके से उड़ाया। फिर 2 खुदकुश हमलावरों ने अंदर घुसने की कोशिश की तो हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो कि वहां पर विजिलेंट खड़े हुए थे उन्होंने उनको काउंटर किया और तीनों दहशतगर्दों को वासिल जानूम किया। और ये जो अटैक हुआ, इस अटैक में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद इसमें जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, इस वाक़े के बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। आप 365 न्यूज़ पर ट्रांसमिशन देख ही रहे थे, तो अब इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और अब तहकीकात की जा रही है, एविडेंस जमा किया जा रहा है। उसके बाद ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना होता है, स्वीपिंग सारा ऑपरेशन भी होता है। देखा जाता है कि भाई कोई मजीद कोई ऐसा कार्रवाई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक कार्रवाई होती है वहाँ सारा फोकस होता है, उसके बाद दूसरी कार्रवाई, तो ये देखने के लिए तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ करके लोगों को रोका जा रहा है और वहाँ इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, तहकीकात की जा रही है, एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश बम्बार थे। और नादिया, ये पहला ये वाकया नहीं है, एक सीरीज है इन वाकयात की जो कि अभी रिसेंटली पाक भारत जो ये जंग हुई, हमने इनको शिकस्त दिया भारत को, तो उसके बाद कुछ बौखला गया। इस बौखलाहट में अफगानिस्तान के जरिए भी और भारत भी, और बिल्कुल प्रॉक्सी वॉर जो है उनका सिलसिला एक ना थमने वाला सिलसिला चल रहा है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो अफगानी निकलते हैं और उसके पीछे मास्टरमाइंड इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन सारे इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे और दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवाज हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे और इस वाक़े से मुताल्लिक, जैसे ये हुआ है तकरीबन 8:10 पर और हम शो के लिए आते हैं 8:05 पे हम शो के लिए आ जाते हैं, तो हम बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे और हमारा कंटेंट भी रेडी था। लेकिन फिर ये न्यूज़ के पास गया और न्यूज़ ने फिर आपको ये बताना शुरू किया और जैसे जैसे ऐसा ये वाक़या जब होते हैं नादिया, तो इसमें होता ये है कि वक्त के साथ साथ अपडेट आती रहती है, पेशरफ्त होती रहती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, वो सबको बताए जाते हैं, उनके साथ शेयर किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं अब वो ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है और अस्पतालों में भी ज़ाहिर अलर्ट हैं। अस्पताल जो पहुँचे हैं ज़ख्मी, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उनसे मुतालिक अपडेट ये आ रही है कि वो ज़ख्मी इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब उनकी ज़ख्मों की जो नौयत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और मामूली ज़ख्मी है। तो ये खबर इस तरह की है जो थोड़ी सी इत्मीनान बख्श है कि ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन 3 दहशतगर्द थे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक और उसकी फुटेज भी जो आई है, अभी सीसीटीवी वीडियो आई है, उसको ज़ाहिर है उसको देखा जाएगा। ये दहशतगर्द कहाँ से आए और इनके सहूलतकार कौन थे और इनको फैसिलिटेट किसने किया, ये खुदकुश जैकेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो ये तो जब तहकीकात होती है, बहुत से ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस करके कार्रवाइयां रोकती है, तो पता नहीं कितने ही रोके होंगे अभी तक। बेशक हमें तो पता भी नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमारे जो एहलकार हैं वो तो हर वक्त रेडी हैं, जंग लड़ ही रहे हैं बिल्कुल हमारे लिए। अच्छा, डिप्टी कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी जावेद इकबाल ने यह बताया है कि तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। खुदकुश हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हुए हैं। ये ऑफिशियली ये जो कंफर्मेशन आई है ये हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल ज़राए ये बता रहे हैं कि 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले में 2 एफसी एहलकार और 3 शहरी भी हैं। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उनकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। ये जो नादिया देख रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ पर एफसी का हेडक्वार्टर है। तो अब और खास मतलब उसको टारगेट बनाया एफसी के हेडक्वार्टर को ही। बिल्कुल ऐसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़ाहिर टारगेट किया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि मुल्क में दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। एक एक दहशतगर्द के खात्मे तक इस अज़्म का इजहार किया जाता है, बार बार ये दोहराया जाता है कि एक एक दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बेशक। तो यानी ये मकसद हमारा यही है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए और उसमें जो जवानों के नजराने जानों के नजराने पेश किए जाने।
वो भी अपनी जगह ज़ाहिर है मौजूद हैं। जिस तरीके से हमारे फौजी जवान बॉर्डर्स पर हमें सिक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ शहरों के अंदर जो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, हमारे पुलिस फोर्स जो काम कर रही है, क्योंकि देखें बहुत से इलाके बहुत ट्रबल एरियाज जिनको कहा जाता है, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी वजह से आमदोरफ्त कहीं ना कहीं बहुत हम लोग वॉचफुल हैं, बहुत नज़र रखी हुई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, स्वीपिंग भी की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है, सर्वेलेंस की जा रही है। इसके बावजूद ये इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इनको रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है, जिसमें और देखें आप उन सिक्योरिटी एहलकारों को सलाम है कि जो अलर्ट खड़े हुए थे और बड़े नुकसान से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी हैं मौजूद। जी, ब्रिगेडियर खान साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी सर, एक दहशतगर्दी की लहर हम देख रहे हैं, पैदर पै कुछ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और ये पेशावर में FC के हमला हुआ है। ज़रा बताइए इसकी टाइमिंग से मुताल्लिक भी आप क्या समझते हैं, और हदफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ही हैं दहशतगर्दों का? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जो सिविलियन टारगेट्स को भी कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट्स पे जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा कैडेट कॉलेज वाना पे कोशिश जो की गई थी, दे वांटेड टू रिपीट जो APS पेशावर में हुआ था। और अभी आप देखें इसके बाद रिसेंटली जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में भी हमला हुआ था, वो भी खुदकश हमला था, और कैडेट कॉलेज वाना था, और फिर ये हमला था। बेसिकली ये एक तो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, और दूसरा ये मैसेज देना चाहते हैं हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो बड़ा वाज़ेह है, देखें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिसको ऑलरेडी हम शिकस्त दे चुके थे, दोबारा तालिबान रजीम के आने के बाद दोबारा शुरू हुई है। और ये जो रिसेंट वाक़यात है और इसका ये रिट्रीब्यूशन तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पे ये हमले हो रहे हैं, हम जनाजे उठा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका तो जवाब दिया जाएगा। और देखें कि हमने पास्ट में जब कंदहार में और काबुल में स्ट्राइक्स किए थे तो एक वाज़ेह मैसेज दिया था कि हम हाई वैल्यू टारगेट्स पे भी जा सकते हैं, और हमें लोकेशंस का भी पता है कौन कहाँ पे रहता है। और अभी पाकिस्तान ने अपने एक वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक न्यू डॉक्ट्रिन है, या आप उसको कहें न्यू नॉर्मल है, कि इसके जवाब में पाकिस्तान की रेड लाइन हैज बीन क्रॉस। और जो वाज़ेह तौर पर हमने कहा था एनी अटैक जो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम अफगानिस्तान, उसका एक भरपूर जवाब दिया जाएगा, और जिसका एक जवाब बनता है। और ताने बाने जाके अफगानिस्तान से मिलते हैं, और वो अभी तो खुले आम कह रहे हैं कि ये जो फितना और खारिज है ये हमारे मेहमान हैं, और हम इनको आपको हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, ना उनको हम यहाँ पर डिसमेंटल कर सकते हैं। सो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है, दोहा का जो अमेरिका के साथ किया था सब्सिक्वेंट कमिटमेंट टू द रीजनल कंट्रीज, सो बाज नहीं आ रहे, हट दरमी दिखा रहे हैं। और जिस आप रिसेंटली देखें कि जो डेनिश डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि TTP जो फितना और ख्वारिश है इज अ थ्रेट टू साउथ एशिया एज वेल एज टू सेंट्रल एशिया। और कल यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने भी यही बात की है, मॉस्को फॉर्मेट पे भी यही बात की गई है, और इसके अलावा SCO के फॉर्मेट पे जो वहाँ पे उसके कम्युनिके इशू हुआ था उसमें भी ये बात की गई है। सो वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब रियलाइजेशन है एंड थ्रेट इज जेन्युइन। जी जी ब्रिगेडियर साहब, ये तो फिर कड़ियाँ फिर वहीं अफगानिस्तान और भारत से ही जाके मिलेंगी। तो हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनसे अब इनके ऊपर प्रेशर डलवाना चाहिए, सैंक्शंस लगवानी चाहिए, सऊदीया को आगे आना चाहिए, US को आगे आना चाहिए। ये कब होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बात ऐसी है, कुछ यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की भी गेम होती है, कुछ ममालिक अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखते हैं, और ये बज़ाहिर सबको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद हम वाज़ेह सबूत भी दे चुके हैं, और रिसेंटली जो कमिटमेंट से इवन देखें अमेरिका की तरफ से जो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मार्च दिस ईयर, और उसमें डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से पब्लिश हुई 32 पेजेस रिपोर्ट थी, 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट उसमें शामिल थी। उसमें भी उन्होंने यही कंक्लूड किया था TTP इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। और तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने भी रियलाइजेशन दुनिया भर में करवाई है, और पाकिस्तान देखें कि आर्टिकल चैप्टर 7 आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत पाकिस्तान रिजर्व राइट टू रिस्पॉन्ड। अगर दुनिया आगे नहीं आती, अगर इसमें डिले कर रही है तो पाकिस्तान तो जवाब दे। एक चीज बताइएगा, ये इस हमले पे अगर आप थोड़ी सी बात करें, 3 खुदकुश बमबार बताया जा रहा है। एक ने अपने आप को धमाके से गेट पर उड़ाया,
और यानी ज़ाहिर पैनिक हुआ और उसके बाद 2 को अंदर घुसने का मौका मिला, उसके बावजूद उन दोनों को सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके, तो ये कितनी इसके लिए मतलब कितने विजिलेंट थे सिक्योरिटी एहलकार, और कितनी तारीफ की जाए सिक्योरिटी एहलकारों की? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, और ख़ास तौर पर जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो जितनी कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी है तो वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन के तौर पे वहीं पे ये सारे वाक़यात होते रहे हैं। और जिस तरह ये फ्रंटियर कांस्टेबली पर वाक़या हुआ था या उसके पास में जितने वाक़या हुए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी देखें कि जिस तरीके से हाई अलर्ट पे थी, और इसके बाद भी देखें खुदकश के लिए तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है कि उसको रोक सकें। जब उसने आगे फटना है तो फिर कैजुअल्टी या उसके नुकसानात होंगे। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी अलर्ट पे थी, लेकिन हमें मेरे ख्याल में एज ए कौम जो हमारे अवाम है उनको अपने इर्द गिर्द को नजर रखनी चाहिए, मशकूक एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप यू कैन मेक आउट कि इसमें कोई मशकूक बंदा आता है, उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है। और आप देखेंगे इनमें भी जो हमलावर होंगे इनमें भी अफगान निकलेंगे। और देखिए ये रिमोट यानी कोई ऐसा एरिया नहीं है कि बहुत दूर हो, फार फ्लंग एरिया हो, शहर के अंदर बीचों बीच। ये एक सर ये तो बड़ा एक कंसर्न है ये कि शहर के अंदर एक तो वो दाखिल हो गए, फिर 3 खुदकुश बमबार और एक बड़ी तबाही हो सकती थी। आप क्या समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखें एक तो मसला ये है कि इस तरह के जंग में स्पेशली जब ये जंग इस तरह होती है दहशतगर्दी वाली, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फो एंड फ्रंट, क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। अब उसने अगर जैकेट पहनी है तो हमें पता नहीं चलता है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है तो हर एक को आप चेक नहीं कर सकते हैं। सो मुझे अब जिस तरीके से अभी फुटेज में भी देख रहा था, हो सकता है ये मोटरसाइकिल पे हो जिस तरीके से गुजरा है या पैदल हो, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि इस जंग में कुर्बानियां तो देनी पड़ती है, और इसके लिए जो ऑलरेडी हम एक दफा शिकस्त दे चुके थे, लेकिन तालिबान रजीम के वापस आने के बाद से दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में बढ़ गई है। सो पाकिस्तान ने अभी रिसेंट जो इकदाम कुछ उठाए हैं, तो मेरे ख्याल में उससे भी जो हम है पेश जो कस देंगे अफगानिस्तान पे, और अफगानिस्तान के अंदर भी वहाँ पे रियलाइजेशन है, लोगों में एक डेस्परेशन है, तकलीफ भी होगी कि उनका नुकसान हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जो अब जब से हमने बॉर्डर क्लोज कर दिया तो देर 50,000 लोग थे अफगानिस्तान के जो इस पे बॉर्डर के ऊपर कारोबार करते थे, और 2 लाख ऐसे लोग थे जो स्मगलिंग पे गुजारा करते थे, तो वो भी बंद कर दिया है। और फिर ऊपर से देखिए जो उनका टोटल ट्रेड 90% वस्तु पाकिस्तान हमने बंद कर दिया है। सो देखें अब वो कोशिश कर रहे हैं ईरान, चाबहार, इंडिया, कोई एयर कार्गो या उज्बेकिस्तान, लेकिन जो जोग्राफी है ना, जोग्राफिक रियलिटीज यू कैन नॉट इग्नोर कि वो थ्रू पाकिस्तान ही है, नुकसान अफगानिस्तान का ही होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया हमें और दहशतगर्द हमले से मुताल्लिक बता रहे थे, लेकिन जितनी तारीफ की जाए कम है। अब देखिए आम जो है फैमिलीज हैं, हम अपने बच्चे मियाँ बाप को जब काम पे भेजते हैं तो पता होता है शाम को आ जाना, इस टाइम तक तो उन्होंने वापस आ ही जाना है, कि एक डर और खौफ के साथ नहीं हम उनको काम पे भेजते हैं। सुबह एक नॉर्मल सी हमारी तबीयत होती है। आप इन फोर्सेस वालों को देखें, चाहे वो पुलिस हो, आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी ऑफिशल्स, रोज़ अपने प्यारों को भेजते हैं, ऐसी नज़र डालते हैं कि शायद अब इनसे मुलाकात ना हो। बिल्कुल ऐसी सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं, और जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम इसमें मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी क्रिकेट की भी बात कर लें। क्रिकेट की बात करते हैं बिल्कुल, और क्रिकेट के मैदान से तो अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान ने जो ट्रायंगुलर सीरीज है उसमें जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है। 69 रन से जिम्बाब्वे को बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने हराया। बाबर आजम का आप पूछ रही थी, अच्छे रन उन्होंने बनाए, 70 से ज्यादा रन बनाए। मुझे लग रहा है कि ये जो बैड लक वाली स्ट्रीक चल रही थी वो खत्म हो गई है, और अब हम गुड लक वाले जो है ना उसमें और जनाब खेल रहे हैं। राइजिंग स्टार्स ने, हमारे शाहीन्स ने राइजिंग एशिया कप वो भी जीत लिया है, बांग्लादेश को शिकस्त देकर।
और राउंड मैचेस में हमने इंडिया को भी हराया। और बिल्कुल दिल तो से वेल हम डिजर्व विन सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं, जो इनका काम है। बिल्कुल ऐसे ही। परफॉर्मेंस नजर आ रही है, इट्स वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दोनों इवेंट्स बड़े जबरदस्त हुए हैं। अच्छा, फिर कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही है हमारे एक्स क्रिकेटर्स की, उन पर भी बात करेंगे। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सुबह खैर। थैंक यू। जोहेब और नादिया भाई, आपको भी थैंक यू सर। सर, ये ट्रायंगुलर सीरीज की जरा बात करते हैं। कोई इतना टफ कंपटीशन तो है नहीं। श्रीलंका भी अच्छा नहीं खेल रही है, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, ऐसा खेल रही है श्रीलंका तो। और जिम्बाब्वे भी आप देख रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है क्लब लेवल की क्रिकेट हो रही है। तो ये इस विक्ट्री से हम ये समझे कि यार पाकिस्तान को बूस्ट मिलेगा, या टीम बेहतर स्ट्रांग होती जाएगी, या फिर ये एक मैच था बस हो गया? देखें, जीत तो बहरहाल जीत होती है और ये टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, तो क्रेडिट तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है। लेकिन इसी परफॉर्मेंस को जोहेब, अब T20 वर्ल्ड कप 2 महीने की दूरी पर है, अगर वहां ये कन्वर्ट कर दें तो फिर तो हम समझेंगे कि हमने अच्छी तैयारी की, हमें अच्छी प्रैक्टिस मिली। लेकिन अभी जाहिर है बड़ी टीमें नहीं है, लेकिन जनवरी के एंड में ऑस्ट्रेलिया ने आना है 3 T20 खेलने, फिर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों ने यहाँ से श्रीलंका जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोहेब एक और कोशिश ये की है कि पिंडी में जो पिचेस बन रही है, आप देखें वो पिचेस नॉर्मल पाकिस्तान की पिचेस नजर नहीं आ रही। नॉर्मली पिंडी में कल तो हमने हाई स्कोरिंग मैच देखा, लेकिन नॉर्मली पिंडी में कुछ मैचेस ऐसे थे जो हाई स्कोरिंग नहीं थे, तो वो हमने पिचेस तैयार की श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो उम्मीद यही है कि अब जिस तरह पाकिस्तान की टीम फतूहात हासिल कर रही है, इन्हीं फतूहात को वो कन्वर्ट करेगी जब T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में मैं आपको ये बताऊं कि 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान और भारत हैं और 3 कमजोर टीमें हैं। तो पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने के लिए निस्बतन आसान हरीफ मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर वहां भारत को हरा दे तो फिर क्या ही बड़ी बात हो जाए कि पाकिस्तान भारत से T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है। बाबर आजम जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, उनके बल्ले से भी रन निकलना, उनका भी कमबैक हुआ है भाई। माजिद भाई बताएं कि और क्या चीजें ठीक हो रही हैं इवन मैनेजमेंट की तरफ से, कि कुछ स्ट्रेटजी चेंज हुई है, प्लेयर्स की सिलेक्शन, उनका मोराल बूस्ट हुआ है, काउंसलिंग भी अच्छी हो रही है, तो कैसे एकदम ये जो पलटा खाया है परफॉर्मेंस ने ये और दोनों मैचेस में, तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि चेंज हुआ है, चेंज आया है? देखें, एक तो जो हमारे नए हेड कोच आए हैं माइक हैसन, उन्होंने पूल ऑफ प्लेयर तैयार किया है। अब उसी पूल में से आप देखें कुछ लड़के रोटेट हो रहे हैं, कुछ को रेस्ट दिया जा रहा है, कुछ को मौका दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी पॉलिसी है। बहुत ज्यादा उखाड़ पिचाड़ नहीं है, पैनिक नहीं हो रही टीम मैनेजमेंट। लेकिन जाहिर है अभी जिस तरह जोहेब कह रहे थे कि बड़ी टीमें नहीं है, बड़ा प्रेशर भी नहीं है। प्रेशर तो तब आता है जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ हारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने नादिया आपके लिए एक पॉइंट रखा हुआ था कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एशिया कप राइजिंग स्टार के फाइनल में बांग्लादेश को हराया और मोहसिन नकवी साहब ने वो ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को दी। मोहसिन नकवी साहब सितंबर में किसी और को भी ट्रॉफी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो ट्रॉफी वसूल की। आज भी वो बस इल्तिजाएं कर रहे हैं। सुना मैं चक्कर लगा रहे हैं उनके ऑफिस के बाहर जी। लेकिन वो ट्रॉफी देखें, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, वो ट्रॉफी भारत को तो नहीं मिल सकी। भारत अभी तक जिस तरह आप कह रही है कि चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इन शाहीन्स को वो ट्रॉफी मिल गई और मोहसिन नकवी साहब के हाथ से मिल गई। और भारत यहाँ भी शायद कोई रन में भंग डालने की कोशिश करता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो कौम जो खुद फरेबी का शिकार है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई और वो ट्रॉफी देने का इश्यू जो था
वो उठा ही नहीं। जी जी जी, ये पाकिस्तान को हराने का सोच रहे थे। कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो क्या कहा उन्होंने? अच्छा, ये एक माजिद भाई बताइएगा, शोएब अख्तर का बयान है रिगार्डिंग द कैप्टन सलमान अली आगा की T20 को अगर हमें जीतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कैप्टनसी से ना सिर्फ हटाना पड़ेगा बल्कि टीम से निकालना पड़ेगा सलमान अली आगा को, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है। हालांकि परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है, तो उन्होंने भी किसी वजह से कहा होगा, क्यों? बड़ा एक्सपीरियंस है शोएब अख्तर का। देखिए, शोएब हमारे दोस्त हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ज़ाहिर बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने कोई सोच समझ के बात की होगी, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान जीत तो रहा है, लेकिन इस फॉर्मेट में जिसमें वो कप्तान है, सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। कल जब वो बैटिंग के लिए आए तो गेंदें कम रह गई, 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पिछले मैच में पहली गेंद पर वो आउट हो गए 0 पर। तो सलमान अली आगा को मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो जितवाना है, लेकिन उनका दूसरा काम, बल्कि पहला काम उनका परफॉर्म करना, बैटिंग में स्कोर भी करना है। तो मेरे ख्याल में वो पोजीशन जो सलमान अली आगा के पास है वो बड़ी क्रंच पोजीशन है। 4थे 5वें नंबर पर वो बैटिंग करते हैं। तो सलमान अली आगा को अगर इस फॉर्मेट में अपने आप को बरकरार रखना है तो सलमान अली आगा को मेरे ख्याल में बैटिंग में स्कोर करना होगा। फिर पाकिस्तान की ये शाहीन टीम जिसने दोहा कतर में कल रात फाइनल जीता, आप देखें जोएब मास सदाकत एक प्लेयर हैं जी जो जी, पेशावर जलवी से भी खेलते रहे, PSL में उन्होंने हांगकांग सिक्सेस में भी परफॉर्मेंस दी, इंडिया के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्म किया। जी जी जी, कल रात को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। तो मास सदाकत मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर है जो अब बिल्कुल एक, जितना कहते हैं ना, फल पक जाता है। तो मास सदाकत की भी वो कैफियत है कि हो सकता है बच्चा है, थोड़ी बहुत उसकी खेल में कुछ खामियां हो, लेकिन मास सदाकत को पाकिस्तान टीम में अब मौका दे देना चाहिए। अच्छा, लेकिन माजिद भाई बताएं कि अगर कैप्टनसी की बात करें तो उसमें क्या जरूरी है कि कैप्टन की अपनी गेम बेस्ट हो, या ये कि वो एक अच्छा टीम लीडर हो जिसकी सब सुनते हो? वो क्या जरूरी है? देखिए, दोनों चीजें, कि अगर आप अच्छे लीडर हैं और आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप दूसरे की खराब परफॉर्मेंस पर उसको डांट डपट भी नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। कप्तानों के लिए क्रिकेट में इस तरह यूज होती है कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए। तो अगर सलमान अली आगा को कप्तानी करनी है तो फिर उनको बैटिंग में रन करने, फ्रंट से लीड करना है। बॉलिंग में सलमान अली आगा एक ऑफ स्पिनर भी है, वो भी ऑप्शन है। लेकिन मैं बात कर रहा था मास सदाकत की, जी जी, कि अगर हम मास सदाकत को पाकिस्तान टीम में लेते हैं, वो भी ओपनर है। हमारे पास इस वक्त साहबजादा फरहान ओपनर है, इस वक्त साइम अयूब ओपनर है। फखर जमान को हमने साहबजादा फरहान और साइम की वजह से नीचे मौका दिया है। तो मेरे ख्याल में एज ए थर्ड ओपनर हम मास सदाकत को इनके साथ रख सकते हैं, क्योंकि जब हम सलमान अली आगा की बात करते हैं तो T20 फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि साइम अयूब की भी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी उनको दिखानी चाहिए। नहीं, और जगह तो वो सही ना शेब इस सेंस में कह रहे हैं ना, देखिए जगह नहीं बन रही उनकी। अगर आप मास सदाकत को भी लेके आ रहे हैं तो आपके पास हिटर्स भी 5-6 हैं, फिर आपके पास बाबर आजम भी है जो कि एंकर का किरदार अदा कर रहे हैं, फिर नीचे फ़हीम अशरफ को भी खिलाना है आपने, अगर वसीम जूनियर को, सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही। शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी खेलेंगे, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि वो सोचना चाहिए सलमान को भी कि वो वनडे पे फोकस करे। देखें, शोएब अख्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको परफॉर्मेंस तो करनी है, और इत्तेफाक से वो वनडे में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, T20 में उनसे रन नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस तो बेहद जरूरी है। लेकिन मैं जो क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान को चेंज करेगा, क्योंकि अभी एक थर्सडे को पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मैच है इस टूर्नामेंट का, फिर सैटरडे को फाइनल है, उसके बाद 3 मैच हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी के एंड में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल में जोएब इस मौके पर, मेरा नहीं ख्याल पीसीबी मैनेजमेंट कप्तान, बड़ी साहब ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत आ गए। सुफियान ने देखे कल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर यहाँ पर उस्मान तारिक हैट्रिक की है उन्होंने, और फिर हमारे साथ नवाज भी हैं।
तो ऑप्शंस तो काफी सारे हैं। उस्मान तारिक की जरा बात करें, क्या लग रहा है उसका बड़ा ट्रिकी सा एक्शन है, जरा रोकता है एक्शन को अपने, फिर फास्ट थोड़ा तेज भी मार देता है, जरा बताइए इस पर, आपने कैसे इसको रीच किया? देखिए उस्मान तारिक का एक्शन बड़ा मुनफरिद एक्शन है और 2 बार उनका एक्शन भी रिपोर्ट हुआ कि इनका मशकूक बॉलिंग एक्शन है, लेकिन दोनों बार वो क्लियर हो गए। तो इसका मतलब है उनके एक्शन में खराबी नहीं है, लेकिन वो गेंद डिलीवर करने से पहले जब पॉज लेते हैं, ये वो लम्हा है जहां पर वो बैट्समैन को झांसा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ये भी एक सरप्राइज स्पिनर है और आर्म बॉल कर रहा है ना, आर्म बॉल भी कर देता है, तो उससे बड़ा डिसीव कर देता है। परेशान हो जाए ना कि ये करने क्या वाले हैं। करने क्या वाले, जी हाँ बिल्कुल, आर्म बॉल करते हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और सबसे अच्छी बात है जोएब, मुझे कल खुशी भी हुई, इसलिए नहीं कि वो टीवी पर बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स आते हैं, 27 साल के हैं उस्मान तारिक, कराची से उनका ताल्लुक है, और जिस फ्लो के साथ वो अंग्रेजी बोल रहे थे, तो मतलब जब आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो वहां पाकिस्तान के प्लेयर को अपने आप को या अपनी बॉलिंग को जिस तरह डिस्क्राइब करके बात करनी होती है, तो मेरे ख्याल में उसमें भी वो इंप्रेसिव नजर आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की पिचेस भी स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं। तो अबरार की मौजूदगी में कल हमने देखा सुफियान मुकीम परफॉर्म कर रहे थे, तो उस्मान तारिक मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे तो लगता है माजिद भाई ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। एक तो थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश का आना, कॉन्फिडेंस ये बूस्टर होना है चाहिए। इसमें कोई बुराई और उसमें वो नहीं है कि जी आपको क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, रिक्वायरमेंट है हर चीज की, बिल्कुल आप ऐसे पॉलिश होते हैं, अच्छा, दुनिया में कहीं जाएंगे बात करेंगे, तो आई थिंक ये तो होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ये माजी में भी हुआ जब जनरल तौकीर दिया पीसीबी के चेयरमैन थे, फिर शहरियार खान साहब के दौर में, अभी पिछले दिनों नकवी साहब के दौर में भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो लड़के आते हैं उनको इंग्लिश की क्लासेस भी दिलवाई जाएंगी और उनको कहा जाएगा कि आप कोशिश करें कि तालीम की तरफ भी तवज्जो दें। अब इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी पीसीबी ने शुरू किया है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिस तरह इंजमामुल हक वन ऑफ द ग्रेट्स क्रिकेट के, लेकिन वो रिटायर हो गए, रिटायर हुए भी उनको काफी साल हो गए, लेकिन आज भी जब वो बोलते हैं तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जब आप फुटबॉल में देखें तो इटालियन नहीं, बट साहब पता है कहने का मकसद क्या है, अंग्रेजी चले आप ना बोलें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यानी आप उर्दू भी बोल रहे हैं तो आप ऐसे ना बोलें कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, सीखने में बुराई क्या है, कोई हर्ज नहीं है, आना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं, आप जब बाहर जाएंगे सबसे मिले जुलेंगे तब भी तो बात करनी है ना। आप देखें जोएब, आप और नादिया, आप लोग तो माशाल्लाह अपनी हमने भी सीखी है माजिद भाई, घिसड़ घिसड़ के हमने भी सीखी है, प्रैक्टिस की है। लेकिन क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं पाकिस्तान टीम में, इनको 5 स्टार लग्जरी मिलती है, रेड कारपेट मिलता है, फिर ये समझते हैं कि हम अकले कुल हैं। फिर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करें, एक आध कुछ प्लेयर्स कोशिश करते हैं कि अपने आप को तब्दील कर लें, लेकिन मोस्टली जब इस 5 स्टार लग्जरी में प्लेयर घुसते हैं ना, फिर वो किसी को खातिर में नहीं लाते, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है फिर। और ये कि आपने किसी को अगर सुनानी भी हो तब भी सुनाने के लिए आपको उसका समझना और उसको सही जवाब देना है ना, होता है कि मैदान में बड़ी स्लेजिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, आप किसी को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आप अगर उसको उसी जबान में जवाब नहीं देंगे तो क्या, बहुत शुक्रिया, हर्ज नहीं। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस में के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जी। बड़ी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्लेजिंग जो होती है वो पंजाबी में होती है। वही तो ना, तो सामने वाला क्या समझेगा अगर ऑजीज के साथ जब करनी है तो पंजाबी में थोड़ी करनी है। इसका तो मतलब है खुद ही अपनी भड़ास निकाल ली, लेकिन उसको उस तक तो कुछ नहीं पहुंचा। चल सर, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह, बड़ा मजा आता है हमेशा जब भी आप भाई। अच्छा, पीएसएल की भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, कि कुछ टीम्स के सुन रहे हैं कि नई भी 2 टीम्स आ रही हैं, और मुल्तान सुल्तान का क्या स्टेटस है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, हैदराबाद का भी है, उसमें भी हो सकता है हैदराबाद आ जाए तो क्या अच्छी बात है कि कराची भी एक है, एक हैदराबाद की टीम भी हो जाए, फैसलाबाद भी आ सकती है। अच्छा, ये हम बात करेंगे, लेकिन अब हमें हमारे एक लेजेंड, एक ऐसे कॉमेडियन
जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 50-50 से जब वो चले, मेरा ख्याल है सफर वहीं से बिल्कुल। अगर 80s में इब्तिदा आपने हुई। टीवी देखा, पीटीवी में सबसे मकबूल 50-50, बिल्कुल। जिससे हमें पता चला कि मजाक होता क्या है, कैसे बात करनी है, एक्टिंग, मिमिक्री। हम सब ने इतना सोचा, मैं कहती हूँ बड़े ब्लेस्ड हैं वो जनरेशन जिन्होंने 50-50 देखा। ये हमारे हीरोज थे, हमें इनके आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता था, बस 50-50 देख लें। 50-50 उसके जो उसके बिल्कुल। खाके, माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा के जो एक इतने combination था। इतने खूबसूरत खाके, इतना कुछ सीखा। और मेरे तो टीचर्स आइडियल्स में है इस्माइल तारा। क्या बात है, लोगों को बहुत हंसाया और है। खुश नसीब हूँ मैं उनसे ये- मिली, यार उनके साथ काम किया। और मैं यकीन अच्छा, करो मुझे जोहेब, बताओ, आपने कुछ जब मैंने याद है आपकी 2 शायद? एपिसोड्स डॉली डार्लिंग के मैं उनके साथ किए। आप यकीन करो, जब मैं उनसे मिली हूँ ना, मैं ऐसे उनको देख रही थी बस। और वो खुद कह रहे कि आप नादिया, मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वैसे लोग ऐसे अप्रिशिएट नहीं करते। मैं सही कहा सर बात। आप तो मेरे हीरो हो, स्टार हो, मैं बता नहीं सकती। स्टार स्ट्रक थी मैं जब उन्होंने बिल्कुल काम ऐसा ही किया। मैंने है। उनके कौन साथ सब ज़ाहिर है, खुशनसीब सबकी हूँ। यादें उनसे हाउस होल्ड नेम, और बड़े ही उदास चेहरों पर उन्होंने हंसी बिखेरी। तो जनाब, ये हमारा शो आपने जी, आज इजाज़त देखा। लेते हैं, बिल्कुल। फीडबैक अपना देते रहिएगा। इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नादिया और ज़ुल्फ़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।